ठीक है, ओके मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स. I would like to give my presentation on characteristic of scientific method. वैज्ञानिक पद्धति. विज्ञान का मानना है कि जो कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है और उन कारण को खोजने का कार्य विज्ञान द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है और उसे खोजने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं. Definition of scientific method given by Kerlinger is: scientific method is a systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical proposition about the presumed relation among the natural phenomena. Basically scientific method एक ऐसी अप्रोच है जिसे विज्ञान द्वारा अपनाया जाता है नए नए फैक्ट्स की डिस्कवरी करने के लिए और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए. Now come to the characteristic of scientific method. There are mainly 8 characteristics of scientific method. First one is objectivity, वस्तुनिष्ठ. Scientific method is quite objective in its approach and it is almost free from biases, prejudices and subjectivity. Means scientific method व्यक्तिनिष्ठ ना होकर वस्तुनिष्ठ होता है. वस्तुनिष्ठ से मतलब, वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य है कि जो इमोशन, परसेप्शन और इमेजिनेशन से परे होते हैं. सेकेंड पॉइंट इज systematic. Scientific method has a systematic plan so that it covers all the aspects and movement of the research. Third one is predictability. जो भी रिजल्ट्स हमें हमारे साइंटिफिक मेथड के थ्रू मिलते हैं उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की. फॉर एग्जांपल कि हमारे जो साइक्लोन आते हैं उनके ऊपर इतनी सारी रिसर्चेस पहले से हो चुकी हैं कि अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें पहले ही अवेयर कर देता है कि कौन सा साइक्लोन आने वाला है, किस साइड से आ रहा है, उसकी क्या एवरेज स्पीड रहेगी, ये सारी चीजें. नाउ फोर्थ पॉइंट इज जनरलिटी. जनरलिटी इन द सेंस साइंटिफिक मेथड में कहीं भी पक्षपात देखने को नहीं मिलता. साइंटिफिक मेथड विज्ञान की हर ब्रांच को सामान्य महत्व देता है. ऐसा नहीं होता है कि एक ब्रांच के लिए वैज्ञानिक पद्धति एक तरह की हो और दूसरी ब्रांच के लिए वैज्ञानिक पद्धति दूसरी तरह की हो. बस सबके लिए सामान्य महत्व रखती है. फिफ्थ पॉइंट, वेरिफेबिलिटी. जो भी रिजल्ट्स हमें साइंटिफिक मेथड के थ्रू प्राप्त होते हैं वो टेस्टेबल होना चाहिए. मतलब है कि जो भी रिजल्ट्स मिले अगर हम उन्हें दोबारा वेरीफाई करते हैं तब भी हमें वैसे ही रिजल्ट्स मिलने चाहिए, सेम और लगभग सेम जैसे ही रिजल्ट्स मिलने चाहिए. सिक्स्थ पॉइंट इज डेफिनेटनेस. जो भी फैक्ट्स और पॉइंट्स लिए जाते हैं साइंटिफिक मेथड में वो एकदम क्लियर होने चाहिए. अगर वो एम्बिग्यूअस मतलब हम लोग को वो डाउटफुल है या क्लियर नहीं है तो वो फैक्ट्स और पॉइंट्स हम लोग हमारे साइंटिफिक मेथड में नहीं लेते. सेवेंथ पॉइंट, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. कार्य कारण में संबंध. अ रिलेशन इन विच वन इवेंट मेक अदर इवेंट हैपन. फॉर एग्जाम्पल अगर कोरोना वायरस आया ही नहीं होता तो लॉकडाउन नहीं लगता. तो यहाँ पे कॉज हमारा कोरोना वायरस है और जो लॉकडाउन लगा है वो उसका अफेक्ट है. Now last point is theorization, सिद्धांतीयकरण. It is an important characteristic of the scientific method in which theories are made. ये important characteristic है. यहाँ पे theories बनाई जाती हैं जो कि रिलेशन बताते हैं. जितने भी हमारे जो हम लोगों ने फैक्ट्स लिए हैं उसमें वो हर फैक्ट का रिलेशन म्यूचुअली रिलेशन दिखाएगी कि इस फैक्ट का इस फैक्ट के साथ क्या रिलेशन है. थैंक यू मैम. मैम काफी ब्रीफ था कृति, बड़े छोटे से में निपट गया. लगा काफी जल्द. हाँ वही हमको भी लगा अभी. अच्छा तो खैर कोई बात नहीं, इसको हम लोग दोबारा से पढ़ लेंगे. और वैसे भी मुझे शुरुआत से जब हम इसका शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग को दोबारा से कवर करनी ही करनी है. अच्छा, इसमें हम तुम्हें एक चीज बताना चाहेंगे. तुमने क्या बताया? ऑब्जेक्टिव होता है, सिस्टमैटिक होता है साइंटिफिक मेथड, प्रेडिक्टेबिलिटी होती है उसमें, जनरलाइजेबिलिटी होती है, वेरिफिएबिलिटी होती है और डेफिनेटनेस होती है, कॉज इफेक्ट एंड कॉज एंड इफेक्ट. हाँ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें पता चलता है और थ्योराइजेशन हम कर सकते हैं. तो जरा चूंकि हम ये एज पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, जैसे तुमने बीच में अभी बोला कि जो रिसर्च है
या थ्योराइजेशन है या साइंटिफिक मेथड, अगर हम इन जनरल बात कर रहे हैं तो वो साइंटिफिक मेथड किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी के लिए डिफरेंट नहीं होगा। अगर वो सिस्टमैटिक है तो चाहे हम साइकोलॉजी में रिसर्च करेंगे, दैट हैज टू बी सिस्टमैटिक, हम ज्योग्राफी में रिसर्च करेंगे, इट हैज टू बी सिस्टमैटिक, हम किसी और डिसिप्लिन में चले जाएं, इवन फॉर दैट मैटर जो सोशल रिसर्च, सोशल साइंसेस के अदर फील्ड्स हैं, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, सोशियोलॉजी हो गया जो कॉलेज में हमारे दिखाई देते हैं, डिफेंस स्टडीज हो गया, ये सारे जो भी हैं, इनमें भी अगर आप किसी चीज को स्टडी करना चाहोगे तो वो हमें साइंटिफिक तरीके से करना है। तो साइंटिफिक तरीका जो है इट्स कॉमन टू ऑल द फील्ड्स ऑफ स्टडी, either it belongs to physical sciences or it belongs to social sciences, ठीक है। तो पहले तो जो साइंटिफिक मेथड है उसकी स्टडी आप लोग के लिए, हम सब के लिए, जो भी इसमें एकेडमिक्स में है, हम सब के लिए इसलिए जरूरी है जिससे कि हम जो नॉलेज है अभी तक हमने जो भी पढ़ा, जब हम थर्ड ईयर में नहीं थे, जब उससे पहले हमें ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो थर्ड ईयर में जब हम नहीं थे उससे पहले तो हमें जो भी जानकारियां मिल रही थी वो किसी ने कुछ रिसर्च करी और उसके थ्रू जो फैक्ट्स निकल कर आए वो हमको पढ़ा दिए गए। अब जब आप लोग थर्ड ईयर में आ गए हैं तो अब ये कोशिश की जा रही है कि आप लोग प्रिपेयर हों फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के लिए। सेकेंड ईयर वालों के साथ में जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तब आप लोग को ये बताया था कि ये जो रिसर्च है आखिरकार हमें क्यों पढ़ाई जा रही है। तो उसका एक पर्पस यही है कि आप फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के लायक बन जाओ, ठीक है। और अब उसमें लायक बन जाएं हम, तो उसके लिए हमें कुछ तो ऐसा चाहिए होगा ना, कोई सी कैपेबिलिटी हमें चाहिए होगी जिसके थ्रू हम कंट्रीब्यूट कर पाए। तो दैट कैपेबिलिटी इज आपका साइंटिफिक मेथड। अब उस मेथड के अंदर जो डिफरेंट रिसर्च के तरीके आए हैं वो फील्ड टू फील्ड स्लाइटली डिफरेंट होंगे, बट मोर और लेस जो उसका एक जनरल आइडिया है वो एक जैसा होता है। तो अब किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपको स्टडी करनी हो तो उसको आपको अप्रोच कैसे करना है, तो आपको उसको अप्रोच करना है वैज्ञानिक तरीके से। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब वो वैज्ञानिक तरीका जब हम बोलते हैं तो ये वैज्ञानिक तरीका बोलने का हमारा मतलब क्या होता है, तो सबसे पहली जो चीज आती है उसमें वो आता है आपका कि वो एक सिलसिलेवार तरीके से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हैप्पैज़र्डली हमने कुछ भी कहीं से कर दिया। कुछ भी कहीं से कर देने का नुकसान ये होता है कि जब आप उसको किसी दूसरे के पास में ले जाते हो, जब उस नॉलेज को आप शेयर करना चाहते हो, तो अगर वो सिस्टमैटिक नहीं होगी तो अगले व्यक्ति के लिए उसको समझना बहुत मुश्किल होगा। तो जो ये आपका वैज्ञानिक विधि है उसका सबसे बड़ा और आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो सिलसिलेवार है, सिस्टमैटिक है, क्रमबद्ध तरीके से हम उसको करते हैं। तो आप जब भी देखोगे रिसर्च मेथड्स के बारे में अगर पढ़ना शुरू करोगे, किसी भी मेथड को डिटेल में पढ़ोगे आप आगे जाकर, तो उसके आपको कुछ चरण बताए जाएंगे कि ये स्टेप्स हैं। आप लोग अभी थर्ड ईयर में आए हैं तो इससे पहले आप लोगों ने कुछ मेथड्स पढ़े, ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ लिया है, इंटरव्यू मेथड पढ़ लिया है, एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ लिया है, इवन कोरिलेशनल मेथड पढ़ लिया है। तो उन सभी मेथड्स में आप देखोगे कि उनको करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, एक पद्धति है जिसमें कुछ चीजें आपको सबसे पहले करनी होंगी। कि आपने जब आप एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में हम सबको पता है, तो उस मेथड को जब आप अप्लाई करने जाते हो तो सबसे पहले आप ये नहीं करने लग जाते हो कि रिजल्ट को एनालाइज कर लिया और लैब में एक्सपेरिमेंट कर लेंगे बाद में। तो ये जो चीज है ना कि आप किसी स्टेप को इधर उधर नहीं कर सकते, आपको एक सिस्टम से चलना पड़ेगा, एक सिलसिलेवार तरीके से उसको अप्रोच करना पड़ेगा। ये उसकी एक आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम बोलते हैं कि वो मेथड सिस्टमैटिक होता है, ठीक है। अब चले आते हैं हम जो दूसरा कृति ने बताया, क्या बताया कि जो ये साइंटिफिक मेथड होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है। अब जब हम इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं तो ऑब्जेक्टिव बोलने से क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव जब भी हम अपने क्लासेस में इंट्रोड्यूस करते हैं आप लोग को अपने स्टूडेंट्स के साथ में, तो हम आप लोग को ये पूछते हैं आप लोग से कि ऑब्जेक्टिव आपने इससे पहले साइंटिफिक मेथड का कैरेक्टरिस्टिक है उससे भी पहले आपने कहाँ सुना है। तो आप लोग बताते हो, आंसर देते हो कि जो एग्जाम में आप लोग क्वेश्चंस आते हैं आपके, उसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होते हैं और एक डिस्क्रिप्टिव होते हैं। मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज में जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो जरा हम लोग वहां से ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करें कि ये जो वस्तुनिष्ठता है ये हम किसको कह रहे हैं वस्तुनिष्ठता। तो देखो जरा, वस्तुनिष्ठता को समझने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि आत्मनिष्ठता क्या होती है, सब्जेक्टिविटी क्या होती है। जब आप कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हो,
डेस्क्रिप्टिव आंसर कैसा, जिसमें आपको कोई क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें आपको बोला जाएगा कि इसका उत्तर आप 100 शब्दों में दीजिए, 200 शब्दों में दीजिए, 250 में, 150 में, या कभी कभी 500। इस तरह से जब आपको बोल दिया जाता है तो आप उसमें कुछ कुछ लिखते हैं आंसर, ठीक है। अब वो इवैल्यूएशन के लिए जाता है, जो भी मूल्यांकन करता है उनके पास जाता है। तो किसी को वो आंसर बहुत अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया जाए कि वो बताइए बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि का मापन कैसे किया जा सकता है, ठीक। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया। तो आपने क्या किया कि आपने बुद्धि की एक डेफिनेशन लिखी, किसकी दी हुई, बुद्धि की डेफिनेशन हमने लिख दी गार्डनर की दी हुई, एक है साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है हमने बता दिया, जो गार्डनर ने प्रकार बताए हैं वो प्रकार बता दिए। बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है, फटाक से हमने जिस तरह से गार्डनर ने बोला है मापन करना चाहिए ऐसे अपने सिद्धांत के बेसिस पे वो लिख के आ गए हम एग्जाम में। तो अब ये जो तीनों चीजें हैं वो हमने गार्डनर के हिसाब से लिख दी। अब इसको इवेलुएट करने वाले जो शिक्षक हो सकते हैं, उसमें से कोई ऐसा हो सकता है जिसको गार्डनर की थ्योरी बहुत पसंद है, ठीक है। उसने देखा अरे वाह, बच्चे ने गार्डनर के दिए हुए सिद्धांत को लिखा है, मेजर करने का तरीका भी उनका बता दिया, टाइप्स भी उन्हीं के हिसाब से बता दिए, फटाक से उन्होंने 10 में से आपको 9, 9.5 नंबर तो दे ही दिए, क्योंकि आपने गार्डनर ने जो बताया है एग्जैक्टली वो आपने बहुत अच्छे से लिख दिया। कोई इवेल्युएटर ऐसा हो सकता है जिसका अप्रोच ये हो सकता है कि अरे सिर्फ गार्डनर ही है क्या जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बात करी, थर्स्टन कहाँ चले गए, कैटल कहाँ चले गए, बिने कहाँ चले गए, ये सारे लोग कहाँ चले गए, ये क्यों नहीं नजर आ रहे हैं आंसर में। आंसर ये सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से लिख दिया गया है, ये मल्टी पर्सपेक्टिव आंसर होना चाहिए, बुद्धि को कितने सारे लोगों ने मेजर किया है, उसका अप्रोच ये हो सकता है। तो वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि ठीक है इंटेलिजेंस के बारे में लिख दिया है, कोई एहसान नहीं कर दिया, सिर्फ एक ही का तो लिखा है और बाकी लोग ने जो किया है वो, तो वो क्या करेंगे, वो आपको 10 में से 2-3 नंबर उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद किसी तीसरे इवैल्यूएटर के पास पहुंचा, उसको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट बच्चे ने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा तो है, उसको पता तो है गार्डनर नाम के व्यक्ति ने कुछ इस तरह तरीके का लिखा है, तो वो आपको एवरेज 5 मार्क्स दे रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो इवैल्यूएटर है उसके अपने खुद के जो नोशंस हैं, जैसे कृति ने जब मेंशन किया ऑब्जेक्टिविटी को, तो कृति ने ये बताया कि ऑब्जेक्टिविटी हम उसको बोलेंगे जो आपकी जो मेंटल स्टेट है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो वैल्यूज हैं, जिन चीजों को हम सही समझते हैं, जिन चीजों को हम गलत समझते हैं, उनके आधार पर जो हमारा जजमेंट है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अच्छा बच्चों थोड़ा सा पॉज करना, जरा मुझे ये लगाना है चार्जर, 1 मिनट। यस हाँ, तो यहाँ पे जो डिफरेंट इवेलुएटर्स थे, चूंकि उनके इंटेलिजेंस को लेकर कुछ नोशंस अलग अलग थे, उनकी उससे कुछ भावनाएं जुड़ी हुई थी। अब जैसे मान लो कोई यहाँ पे इंडिया में अगर कोई इवेलुएट करा तो वो ये भी कह सकता है भैया खाली विदेशियों ने ये बुद्धि के सिद्धांत दिए है क्या, इंडिया में भी किसी ने दिए होंगे, उनको तो किसी को मेंशन नहीं किया, तो वो उस हिसाब से कर सकता है। तो ये जो खुद के नोशंस हैं और वैल्यूज हैं या हमारी जो धारणाएं हैं वो प्रभावित कर दे रही हैं हमारे जजमेंट को, तो ये कहलाती है आत्मनिष्ठता। इसी का जो उल्टा है कि हमारे जजमेंट्स किसी भी तरीके से उसको प्रभावित ना कर पाए, वो हो जाएगी आपकी वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता कैसे, अब आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें। तो उसमें क्या होगा, कोई क्वेश्चन होगा और उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे या 2 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया किसने, थर्स्टन ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोई बताएगा बच्चा। क्लासिकी अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन इसको बोलते हैं। बोलो बोलो कोई तो बताओ, माइक ऑफ करो अपना, सॉरी माइक ऑन करके बोलो जिसको आ रहा है। मैम फिर से रिपीट कर दीजिए आप।
मैं ये पूछ रही हूँ कि क्लासिकी अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत, इनमें से मैं ऑप्शन दे रही हूँ, किसने दिया? पैवलव, स्किनर, थॉर्नडाइक, थर्स्टन। ये 4 नाम है, इसमें से बताओ किसने दिया? पावलोव ने। ठीक है, ठीक। तो अब ये आंसर सही है। अब मान लो मेरा मूड बहुत खराब हो, ठीक, अभी तो तुमने बता दिया कि पैवलव है, हमने बोला आंसर, आंसर ठीक है। लेकिन अगर मेरा मूड बहुत खराब हो तो आप जरा सोच के देखो कि क्या ये पैवलव का सही होना, इसमें एक ऑप्शन सही होना, क्या मेरा ये जजमेंट चेंज हो जाएगा? इस क्वेश्चन का एक ही की है, वो है सही, राइट आंसर इज पैवलव। तो यहाँ पे चाहे मेरा मूड अच्छा हो, चाहे मेरा मूड खराब हो, चाहे मुझे ये लग रहा है कि मतलब मुझे कैंडिडेट पसंद है या नहीं पसंद है, या बाकी और जो जितनी मेरी भावनाएं हैं, उससे ये जजमेंट मेरा अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि इस प्रश्न का सही उत्तर पैवलव है, क्योंकि उसमें हमने क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है ये, हमने 4 ऑप्शन दे दिए, इन्हीं में से आपको चूज करना है, और सही आंसर की एक की है, और उस की के हिसाब से आप किसी को भी दो, वो मूल्यांकन करेगा, तो उसका रिजल्ट वही आना है। तो ये है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। इसका एक एग्जांपल आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें मिल गया। ठीक, अब यही वस्तुनिष्ठता हमको कहां पे ले जानी है? साइंटिफिक मेथड में। तो हमको इस तरीके का अपनाना है विधि कि जिसमें वस्तुनिष्ठता हो, आत्मनिष्ठता नहीं हो। तो उसकी जो फाइंडिंग्स आनी चाहिए वो इस तरह से नहीं आनी चाहिए कि हमें अच्छा लग रहा है तो हमने ऐसा बता दिया। हमें ऐसा लगता है कि जैसे मान लो इसमें कुछ फेनोमेना होते हैं कि एक प्रपोजिशन है क्या, कि जिसका इंटेलिजेंस, जिसमें इंटेलिजेंस अच्छा होगा, जिसका इंटेलिजेंस, हाँ, आईक्यू स्कोर ज्यादा होगा, उसका क्लास परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ठीक है, तो अब ये जो कंक्लूजन निकाला है, जिस विधि से निकाला है, उस विधि में ये नहीं होना चाहिए कि अभी आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि हम बड़े अच्छे मूड में हैं तो हमने ये निष्कर्ष निकाल दिया, और कल हमारा मूड कुछ और हो जाएगा तो हम कहेंगे नहीं, ऐसे क्लास परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आत्मनिष्ठता उसमें नहीं होनी चाहिए, जो साइंटिफिक मेथड की अगर हम बात कर रहे हैं। तो आत्मनिष्ठता कैसे नहीं होगी, ऑब्जेक्टिविटी आप कैसे लाएंगे? तो इसमें जो विशेषताएं सारी बताई जाती हैं, वो सारी विशेषताएं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। ऑब्जेक्टिविटी लाने का एक तरीका ये भी है कि आप किसी भी मेथड को स्टेप्स में सिलसिलेवार तरीके से करें, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी आने की संभावना होती है। और सिलसिलेवार तरीके का एक फायदा ये होता है कि चूंकि आपने उसके स्टेप्स को एक्सप्लिसिटली बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे हैं, तो दूसरे व्यक्ति उनको फॉलो कर सकते हैं कि अगर हम भी यही यही स्टेप्स फॉलो करें तो निष्कर्ष उस तरीके का आ सकता है। तो इस तरह से ये जो मेथड है उसमें हम वस्तुनिष्ठता लाते हैं। तो जैसे मान लो जो आप लोग फैक्ट्स पढ़ते हैं किसी में भी, साइकोलॉजी में आपने कुछ कुछ चीजें पढ़ी कि व्यक्तित्व अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो अब ये अंतर्मुखी होना, बहिर्मुखी होना, ये व्यक्तित्व सिर्फ उन्हीं लोगों में नहीं पाया जाता है जिनको स्टडी किया गया था। आप अपने आसपास के हर व्यक्ति में देखोगे कि इन दोनों डायमेंशन पर आप उनको कहीं पर रख सकते हो कि किसी में अंतर्मुखता की मात्रा कितनी है और बहिर्मुखता की मात्रा कितनी है। किसी में बहिर्मुखता की मात्रा, बहिर्मुखता मींस एक्सट्रोवर्जन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि हमको ऐसा लगता है कि इसमें इंट्रोवर्जन तो बिल्कुल एब्सेंट ही है। कुछ लोग एम्बीवर्ट टाइप के होते हैं, मोस्टली हम में से जो होते हैं वो एम्बीवर्ट होते हैं, उभयमुखी। ये आप लोग ने उसमें प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा, पता नहीं सेकेंड ईयर में है या जिसमें भी है। एनीवेज, ठीक है, तो अभी ये चीज है हम लोग ने डिस्कस कर लिया। ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक, इस तरीके से वो सिस्टमैटिक हुआ। फर्स्ट आएगा सिस्टमैटिक, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव। उसके बाद कृति ने बताया कि साइंटिफिक मेथड में प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, और कृति ने बढ़िया ज्योग्राफी का एग्जांपल दिया क्योंकि इनको ज्योग्राफी ज्यादा पसंद है ना। हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी के एग्जांपल की कि ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी है इसका क्या मतलब है, क्यों, पहली बात तो प्रिडिक्टेबिलिटी जरूरी क्यों है? देखो, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे आसपास बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर वेरी क्यूरियस, बहुत जिज्ञासु टाइप के होते हैं हम लोग। हम लोग को लगता है ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये सब हम पता कर लें। तो ये जो पता करने वाली हमारी इच्छा है, उससे साइंटिफिक मेथड में क्या आया,
जो लास्ट की तरफ इसने डिस्कस किया था कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हम किसी भी चीज का जब तक कारण पता नहीं चल जाता है तब तक हम चैन से बैठते नहीं है, उस पर रिसर्च करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। तो जैसे हम लोग का जो इसमें स्पेस में रिसर्च चल रहा है, या इवन जितने भी फील्ड हैं आपके, जैसे साइकोलॉजी में इस समय सबसे ज्यादा रिसर्च किस पे चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कि इंटेलिजेंस हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है, चलो ठीक बढ़िया बात, लेकिन अभी वो जो इंटेलिजेंस हम मशीन्स में ले आ रहे हैं वो कैसे, और उसका और क्या फ्यूचर हो सकता है। तो हम एक हमारा पर्पस किसी भी चीज को स्टडी करने का ये भी होता है कि उसको हम स्टडी करके आगे भविष्य में क्या होने वाला है वो पता लगा सके। तो साइकोलॉजी में हमने किन किन चीजों को प्रिडिक्ट कर लिया, हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि अगर मान लो किसी के बचपन में इस तरह की कंडीशंस रही हो कुछ पर्टिकुलर, कि उसका एनवायरनमेंट ऐसा रहा हो, उसका टेम्परामेंट ऐसा है, तो फ्यूचर में उसका क्लास में परफॉर्मेंस कैसा होगा, करियर में परफॉर्मेंस कैसा होगा, लाइफ में वो इंडिविजुअल किस तरीके का होगा। या मान लो आपको ये पता लग गया, सॉरी, आपने मेजर कर लिया कि कोई इंडिविजुअल जो है उसमें एक्स्ट्रावर्जन की मात्रा अधिक पाई जा रही है, तो जब एक्स्ट्रावर्जन की मतलब बहिर्मुखता की मात्रा अगर अधिक पाई जा रही है तो आप ये भविष्यवाणी कर सकते हो कि ये इंडिविजुअल जो है इसको लोगों से बात करना बहुत पसंद होगा, बहुत ही सोशिएबल टाइप का होगा, और अगर ये इंडिविजुअल इस तरह का जॉब करे जिसमें लोगों से इंटरेक्शन ज्यादा होता है तो उस जॉब में ये ज्यादा सफल होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने साइंटिफिक तरीके से लोगों की पर्सनालिटी को स्टडी किया, ये पता लगा लिया कि दो तरह के गुण एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उनके अंदर एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन का, और जो इंट्रोवर्जन वाला व्यक्ति है जिसमें एक्सट्रोवर्जन वाली क्वालिटी जिसमें ज्यादा पाई जा रही है, उसको अगर वो ये पर्टिकुलर जॉब करे तो उसमें उसके परफॉर्मेंस के और सक्सेसफुल होने की संभावना ज्यादा है। तो ये हमने कर ली भविष्यवाणी। क्यों कर पाए हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमने ये जो फेनोमेना था इसको हमने साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया, वरना ये पॉसिबल नहीं होता। तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी साइंटिफिक मेथड की ये है कि वो हमको इनेबल करता है, हमको इस चीज के लिए काबिल बनाता है कि हम भविष्य में होने वाली जो चीजें हैं उनको प्रिडिक्ट कर सके। ठीक, फिर उसके बाद आ गया आपका 10 मिनट में एंड होने वाला है, अच्छा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ओके, फिर उसके बाद आ गया जनरलाइजेबिलिटी को अभी साइड रखते हैं, वेरीफिएबिलिटी और डेफिनेटनेस। ठीक है, अच्छा ये जो साइंटिफिक मेथड के बारे में आप जगह जगह देखोगे तो उसमें कुछ इसमें प्लस दो चीजें और बता देंगे या इसमें से दो चीजें माइनस कर देंगे, तो वो सारा चलता रहता है। डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं और डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं और फॉर दैट मैटर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी समझ के हिसाब से बताते हैं, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, उसमें से आपका आ गया ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक, प्रेडिक्टेबिलिटी, वेरीफिएबिलिटी, थ्योराइजेशन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किसी में हमें पता चलती है, किसी में पॉसिबल नहीं होता है, वो हम लोग जब आगे स्पेसिफिकेशंस में जाएंगे तब देख लेंगे। जैसे कोरिलेशनल मेथड अभी सोनिका आपको बताएंगी परसों, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें कारण और प्रभाव संबंध नहीं पता चल पाता, एक्सपेरिमेंटल मेथड में पता चल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी वो मेथड साइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, क्योंकि वो सिस्टमैटिक है, क्योंकि उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि उसमें वेरीफिएबिलिटी है। वेरीफिएबिलिटी क्या, वेरीफिएबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं वो टर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें देखो ये टर्म की हिंदी की जरूरत नहीं है, हम लोग जानते हैं। प्रामाणिकता, ओके वेरी गुड, प्रामाणिकता, हाँ ठीक है। तो वेरीफिएबिलिटी को प्रामाणिकता अगर हमें नहीं भी पता होता तो भी हम इसको जरा तोड़ के देखें तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या है। कुछ भी चीज होती है, जैसे आपने कहीं पे कोई कागज लगाए अपने, तो वो वेरिफिकेशन होता है, उसका वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करके क्या पता लगाते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक, और वेरिफिकेशन की जरूरत कहाँ से आती है, जब किसी को शक होता है कि हो सकता है किसी ने गलत कागज ना लगा दिए। ये हो गया है एक उसका पर्टिकुलर छोटा सा बहुत ही क्रूड सा एग्जांपल। अब आ जाते हैं साइंस में वेरीफिएबिलिटी पे। हमको बता दिया गया कोई चीज कि ऐसा है भाई, अगर IQ लेवल 120 से ऊपर होगा तो ये इंसान क्लास के टॉप 5% में से होगा, ये हमने प्रिडिक्ट कर दिया। अब ये जो प्रिडिक्ट कर दिया, इसको एक तो तरीका ये है कि हम एकदम वेद वाक्य समझ के मान के इसको बैठ गए कि हाँ ऐसा ही होता होगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जिन बच्चों का IQ उतना नहीं होता है पर वो बहुत लेबोरियस होते हैं और वो अपने आप से मेहनत करके वो क्लास के टॉप 5% में आ सकते हैं, तो अब ये चीज किधर एडजस्ट हो रही है।
तो यहाँ पे जब हम साइंटिफिक मेथड में वेरिफिएबिलिटी की बात करते हैं, प्रामाणिकता की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी हमें चीजें पता चली हैं उनको हम उनके सत्यता की जांच कर सके। इस चीज के लिए साइंटिफिक मेथड हमको एबल बनाता है। साइंटिफिक मेथड, और साइंटिफिक मेथड ये डिमांड भी करता है कि आपको जो भी चीजें बता दी गई हैं, आप उन चीजों को वेद वाक्य मान के एक्सेप्ट ना कर लें, आप उनको वेरीफाई करें, उनके सत्यता की जांच करें, उनके प्रामाणिकता की जांच करें। इसका एक बहुत पुराना सा एग्जाम्पल है, गैलीलियो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो पहले क्रिश्चियनिटी में क्या होता था, ये मानते थे कि जो अर्थ है वो तो हो गई स्टेबल, ठीक, क्योंकि हमें महसूस होता ना ऐसे कि आसपास की धरती तो हिल नहीं रही है, तो कहां से हम ये मान लें कि ये घूम रही है। और सूरज हमें दिखता है ऐसे, सुबह उग जाता है फिर उसके बाद चला जाता है, या चांद की भी स्थिति चेंज होती रहती है। तो हम ये मानते, हम का मतलब क्रिश्चियनिटी में पहले ये मानते थे कि धरती तो हो गई स्टेबल, वो है दुनिया का केंद्र, और सूरज और चांद और जितनी भी चीजें हैं वो धरती के आसपास चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने बताया नहीं भाई, ऐसा नहीं है, धरती लगाती है सूरज के आसपास चक्कर, सूरज के आसपास चक्कर। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना तुम लोग कि एग्जैक्टली यही था कि नहीं। एक चीज और थी कि जैसे सब लोग ये मानते थे कि धरती चपटी है ना, और किसी ने बताया कि चपटी नहीं है, गोल है। गोल चपटी ऐसा मतलब जैसे हमको फ्लैट सी जमीन दिखती है ना, वैसी है, लेकिन वो वैसी नहीं है, इट्स अ बिग बिग राउंड। तो ये भी किसी ने बताया। तो जो बहुत पुराने पुराने जो धर्म ग्रंथ थे, या अभी चूंकि क्रिश्चियनिटी में पर्टिकुलर ये गैलीलियो का इंसिडेंट है इसलिए हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा था। तो अब ये गैलीलियो ने जो ये चीज बताई, तो उन्होंने, उनके मन में क्या आया कि जो फैक्ट्स हमें बता दिए जा रहे हैं उसको हमें वेद वाक्य की तरह मान नहीं लेना है, वी हैव टू वेरीफाई इट। और फिर उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे उसके बेसिस पे उन्होंने इस चीज को काउंटर किया। तो उसके लिए तो उनकी उंगली उंगली भी काट वाट दी गई थी, ये वो एक अलग स्टोरी है। कहने का मतलब ये है कि साइंटिफिक मेथड की जब हम बात कर रहे हैं और किसी चीज को हम सिस्टमैटिकली अप्रोच करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी एक चीज जो है वो ये है कि जो अप्रोच है वो आपको किस तरीके का होना चाहिए कि आप हमेशा चीजों को वेरीफाई करने के लिए ओपन रहो, और कोशिश करो इस चीज की कि जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो एक्चुअल में है वैसी कि नहीं। और उसको आप कैसे पता कर सकते हो, आप उसको टेस्ट करके पता कर सकते हो, ठीक। तो वेरिफिएबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है। डेफिनेटनेस, निश्चितता हो गई। कॉज एंड इफेक्ट की हम लोग बात कर चुके हैं। थ्योराइजेशन, अब ये सारी चीजें आपने पता कर ली, ठीक है, तो उसके बाद क्या स्टेप्स भी फॉलो कर लिए, सब कुछ पता कर लिया, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमको उसको सिद्धांत के फॉर्म में बताना होता है। आप उसको फॉर्मुलेट कर दो, एक थ्योरी उसकी बना दो, और वो सिद्धांत क्या करता है, कोई भी फिनोमिना हमारे आसपास जो है उसको, इसको आप लोग कहीं पे नोट भी कर सकते हैं कि जब हम किसी चीज को सिद्धांत बोलते हैं तो एक तो वो इस चीज को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, और दूसरा हमें प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना। तो जब कोई चीज हमारे सामने सिद्धांत के फॉर्म में आती है तो एक तो वो जो फेनोमेना है उसको एक्सप्लेन करती है, उस फेनोमेना का कारण बताती है, और हमें प्रिडिक्टेबिलिटी की कैपेबिलिटी देती है। तो वो डिस्क्राइब करेगी, वर्णन करेगी फेनोमेना है क्या, उसको एक्सप्लेन करेगी, और जब हम एक्सप्लेन करना कह रहे हैं, व्याख्या करना, तो उस व्याख्या में उसका कारण बताना भी आ गया, और उससे आगे क्या हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करेगी। तो ये जो तीन चीजें हैं, थ्योरी हमारी इसमें हेल्प करती है। तो जब हम थ्योराइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब कि जिस चीज का भी हमने सिद्धांत बनाया है उस फेनोमेना को हम व्याख्या कर पाएंगे, वर्णन कर पाएंगे, और उसके आधार पर भविष्यवाणी कर पाएंगे। ये हो गया थ्योराइजेशन। अब इसमें एक टर्म आया था आपका जनरलाइजेबिलिटी, कि ये सामान्यीकरण क्या है। तो सामान्यीकरण को अभी जब कृति ने आपके सामने प्रेजेंट किया तो उसमें ये बता रही थी कि जितने भी जो भी नॉलेज है उसको, उसमें से हर किसी को इक्वल वेटेज देना है, कुछ भी उसमें से कम या ज्यादा नहीं है। तो ये एक उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन जब हम साइंटिफिक मेथड के एज पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड जब हम सामान्यीकरण की बात करते हैं तो वहां पे कहने का मतलब ये होता है कि ये जो भी स्टडी की जाती है वो एक पर्टिकुलर सैंपल पे स्टडी की जाती है ना, क्योंकि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता, लिमिटेड ह्यूमन कैपेबिलिटी के साथ में ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप उस
फेनोमेना के लिए जो पूरी पॉपुलेशन जिसमें वो घटित हो रहा है, जैसे पर्टिकुलरली अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो हमें ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी करना होता है और हम ये जानना चाहते हैं कि मान लो हम ये जानना चाहते हैं कि मेल्स और फीमेल्स की इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है। तो अब दुनिया भर के सारे मेल्स और एक जो एग्जॉस्टिव तरीका होगा वो ये होगा कि आप दुनिया के सारे मेल्स एंड फीमेल्स का इंटेलिजेंस मेजर करो और फिर उसके बाद उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पे ये बताओ कि इंटेलिजेंस डिफर करता है या नहीं करता है। पर हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सैंपल। ठीक, और सैंपल के लिमिटेशंस होते हैं अपने, पर कोशिश ये की जाती है कि वो जो सैंपल, अभी सैंपलिंग के बारे में भी हम लोग आपके इसी पेपर में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, कोशिश ये की जाती है कि वो सैंपल जो हो रिप्रेजेंटेटिव हो, है ना। जब हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं तो उसका मतलब क्या कि वो जिस पॉपुलेशन से लिया गया है उस पॉपुलेशन का वो प्रतिनिधित्व कर रहा हो। और प्रतिनिधित्व कौन अच्छा प्रतिनिधि होगा, जिसमें वो सारे गुण पाए जाएंगे जो उस पॉपुलेशन में पाए जा रहे हैं। ठीक, अब सैंपल के आधार पर हमने कुछ कुछ निष्कर्ष निकाले, मेजर कर लिया इंटेलिजेंस और फिर उसके बाद डिफरेंस देख लिया और फिर उसके बाद हमने कुछ निष्कर्ष निकाला। पॉइंट ये है कि आपने इतने छोटे सैंपल को स्टडी करके जो निष्कर्ष निकाल लिया, क्या वो जो बाकी पॉपुलेशन है उसके लिए वो सच है या नहीं है। तो ये जो चीज है ना, जिसको हम एक छोटे से सैंपल पे स्टडी करके उससे जो निष्कर्ष निकाले हैं, उन निष्कर्षों को जो पॉपुलेशन है उसके लिए हम सच मान सकते हैं या नहीं मान सकते। तो ये जो चीज होती है ये सामान्यीकरण कहलाती है कि आपने कोई कंक्लूजन निकाला और अब उसको जनरलाइज कर दिया, उसको सामान्यीकृत कर दिया सैंपल के आधार पर कि हाँ, मेल्स एंड फीमेल्स की इंटेलिजेंस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पाया जाता है। अब हमने इसको सामान्यीकृत कर दिया, ये सारे मेल्स एंड फीमेल्स के लिए ट्रू होगा, तो दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। ठीक है, तो फिलहाल ये जूम मीटिंग एंड होने वाली है। मेरे ख्याल से हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से डिस्कस कर लिया एंड थैंक्स अगेन कृति। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो होगा वो सोनिका का होगा और बाकी सेकेंड ईयर वालों के साथ में हम सिलेबस को लेके इंटरेक्ट करते रहे, सेकेंड ईयर वाले जो कि अब थर्ड ईयर में आ गए हैं, सिलेबस को लेके हम लोग इंटरेक्ट करते रहेंगे और इस तरह से हमारे इंटरेक्शंस चलते रहेंगे। एनीवे, थैंक यू क्लास।